कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी कि वो सिर्फ उसी लड़के को डेट करेगी जो क्लास में सबसे आखिरी स्थान पर आएगा। ये सुनते ही सारे लड़कों ने अपनी परीक्षा की कॉपी खाली जमा करनी शुरू कर दी, लेकिन मैंने पागलों की तरह दिन रात पढ़ाई की और लगातार 2 सालों तक पूरे कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। कॉलेज के सारे लड़के मुझे हैरानी भरी नजरों से देखते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़का उस लड़की के पीछे सबसे ज्यादा पागल था, उसने अचानक उसे भाव देना क्यों बंद कर दिया। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं अपने पिछले जन्म से लौट कर वापस आया। अपने पिछले जन्म में मैंने उस लड़की वेन छिंगली को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन अपनी मौत से ठीक पहले मैंने उसे उसके असली प्यार हुओ शाओथिंग की बाहों में देखा। वो मुझे नफरत भरी नजरों से घूर रही थी और कह रही थी कि मुझे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था ताकि शाओथिंग को उसके लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़े। इस जन्म में वापस आने के बाद क्लासरूम में जब सब मुझे घूर रहे थे, मैंने वेन छिंगली की तरफ एक नजर भी नहीं देखी। मैं तुरंत मुड़ा और पागलों की तरह कॉलेज के बाहर भागने लगा, क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी बात याद आ गई थी। आज का दिन सिर्फ वो दिन नहीं था जब वेन छिंगली की माँ का एक्सीडेंट होने वाला था, बल्कि ये वही दिन था जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त गू शुयाओ हमेशा के लिए देश छोड़कर जाने वाली थी। पिछले जन्म में वेन छिंगली के पीछे भागते हुए मैंने अपने परिवार और दोस्तों से अनगिनत बार झगड़े किए थे। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तब गू शुयाओ ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं वेन छिंगली के लिए अपने परिवार से रिश्ते ना तोड़ूं, क्योंकि वो लड़की इसके लायक नहीं है। लेकिन मैं इतना अंधा हो चुका था कि मैंने उस पर ही चिल्ला दिया। मैंने उससे कहा कि वो मेरी जिंदगी में दखल ना दे और अगर उसे मेरी बातें पसंद नहीं है तो वो जा सकती है। मैंने उससे हमारी दोस्ती तक तोड़ दी थी। मुझे आज भी उसका वो रोता हुआ चेहरा याद है। उसने अपनी भीगी आंखों से मुझसे पूछा था कि क्या मेरी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैंने उसे बहुत ही चुभने वाली बात कह दी थी। उसके बाद वो सच में चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। मेरी मौत के दिन जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैंने पूरी जिंदगी अपना माना, उसने मुझे कभी इंसान नहीं समझा, और जिसे मैंने खुद अपने हाथों से दूर धकेल दिया था, वही गू शुयाओ असल में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं भागता हुआ सीधा बिजनेस स्कूल पहुंचा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने घबराहट में एक लड़के से पूछा कि क्या उसने गू शुयाओ को देखा है। उसने मना कर दिया। मेरा दिल बैठ गया। क्या उसने कॉलेज छोड़ने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं? क्या वो सच में फ्लाइट में बैठ चुकी है? मैं जल्दी से अपना फोन निकालने ही वाला था कि मैं एक दूसरे लड़के से टकरा गया और उसके हाथ से चिप्स का पैकेट जमीन पर गिर गया। मैंने हड़बड़ाहट में उससे गू शुयाओ के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि वो इस वक्त बॉक्सिंग जिम में है, लेकिन साथ ही उसने चेतावनी दी कि मैं वहां ना जाऊं क्योंकि उसका मूड बहुत खराब है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं तूफान की तरह वहां से निकल चुका था। बॉक्सिंग जिम के बाहर लड़कों की भारी भीड़ जमा थी। सब बहुत दुखी थे क्योंकि कॉलेज की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक आज जा रही थी। वे सब रो रहे थे कि अब उनकी आंखों को सुकून देने वाला कोई नहीं बचेगा और उन्हें अब रोज वही नीरस जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में सब कहते थे कि वेन छिंगली सदियों पुरानी बर्फ की तरह ठंडी है, जबकि गू शुयाओ एक धधकते हुए सूरज की तरह है, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। इस दुनिया में अगर मुझे कहीं सुकून और गर्माहट मिली थी तो वो उसी के पास थी। मैं धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और लंबी लड़की पूरी ताकत से पंचिंग बैग पर मुक्के मार रही थी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई कि शुक्र है वो अभी तक गई नहीं है। उसकी दोस्त सॉन्ग अन अन ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा कि वो काफी देर से प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन अगले ही पल शुयाओ ने बैग पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो बैग अन अन को लगते लगते बचा। उसकी दूसरी दोस्त शिया युनशु ने तुरंत उसे पीछे खींचा और कहा कि वो अभी शुयाओ को परेशान ना करे क्योंकि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। मैं दूर खड़ा उसके माथे पर पड़ी सिलवटों और आंखों में छिपे गुस्से को देख रहा था। मुझे एहसास हुआ कि शायद वो कल मेरी कही गई कड़वी बातों की वजह से ही इतनी आग बबूला है। तभी किसी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने ताना मारा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो वेन छिंगली के पीछे होना चाहिए था। ये सुनते ही जिम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शुयाओ ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए वो मुझे देखकर हैरान रह गई और फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। मैं भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। मैं सोच रहा था कि उससे माफी कैसे मांगू। किसी ने पीछे से ताना कसा कि क्या मैं उसे अलविदा कहने आया हूँ। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे को अजीब अजीब नामों से चढ़ाते थे, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के नामों से भी बुलाते थे। लेकिन आज ये अजनबीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उसे आवाज दी, शुयाओ दीदी। ये नाम सुनते ही वो पूरी तरह से सन्न रह गई। वो धीरे से मुड़ी और मुझे घूरने लगी, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि ये मैं हूँ। मैंने उसके करीब जाकर बहुत ही गंभीरता से कहा, मुझे माफ कर दो, कल मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने तुमसे वो सब कह दिया। क्या तुम मेरी उन बातों को भूलकर मुझे माफ नहीं कर सकती? और क्या तुम मेरे लिए रुक नहीं सकती? मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही जैसे माहौल की सारी करवाहट दूर हो गई। उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने लापरवाही से अपने ग्लव्स उतारे और एक तरफ फेंक दिए, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडक लौट आई। उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ रोककर वेन छिंगली को पटाने में मेरी मदद लोगे तो तुम गलत हो। मैंने उसकी आंखों में देखकर बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैं अब उसके पीछे नहीं भाग रहा हूँ। यह सुनकर वो सच में हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा तो मैंने फिर वही बात दोहराई। उसे लगा कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया। वहाँ मौजूद हर इंसान को लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो मुझे मेडिकल रूम ले जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि मुझे कोई बुखार नहीं है और मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। उसे शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस वक्त उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तभी दरवाजे से मेरे एक क्लासमेट ने आवाज लगाई और कहा कि काउंसलर मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं। मेरी क्लासमेट मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी।
लगी। मैंने शुयाओ का हाथ छोड़ा और उससे कहा कि वो मेरा इंतजार करे, मैं वापस आकर उससे बात करूंगा। मेरी बातें सुनकर शिया युनशु को कुछ शक होने लगा था, लेकिन सॉन्ग अन अन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शुयाओ से कहा कि एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। शुयाओ ने अपना बैग उठाया। सॉन्ग अन अन ने कहा कि हमें चलना चाहिए। तभी शुयाओ ने उसके कंधे पर एक हल्का सा मुक्का मारा और कहा, कहाँ चलना है? तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं कोई विदेश नहीं जा रही। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और मैं खुशी खुशी वहां से चला गया। पीछे खड़े सारे लड़के खुले मुंह से ये सब देख रहे थे। शुयाओ एक हल्की सी धुन गुनगुनाने लगी। उसने अपनी उंगलियों को महसूस किया जहां मैंने उसे पकड़ा था। उसे एहसास हुआ कि अब मेरे छूने का तरीका बचपन जैसा नहीं रहा। शिया युनशु ने शुयाओ के चेहरे की खुशी देखी और उसे अपना फोन दिखाते हुए कहा कि उसे ये देखना चाहिए। कॉलेज के फोरम पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसका शीर्षक था, कॉलेज के नए हैंडसम लड़के ने सबसे खूबसूरत लड़की के लिए लाखों का दान दिया। ये पढ़ते ही शुयाओ की आंखों में फिर से एक खतरनाक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैंने ही उसे रुकने के लिए कहा है और अब वो मुझे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगी। इधर मैं काउंसलर के ऑफिस पहुंचा। उन्होंने मुझे बताया कि वेन छिंगली की मां के अस्पताल से फोन आया था। समय पर सर्जरी के पैसे जमा हो जाने की वजह से उनकी जान बच गई है। उन्होंने मुझे कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट देना चाहा, ये कहते हुए कि मैंने निस्वार्थ भाव से मदद की है, लेकिन मैंने वो सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि वेन छिंगली ने मुझे वो पैसा वापस करने का वादा किया है, इसलिए ये कोई निस्वार्थ मदद नहीं है। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो बारिश रुक चुकी थी और सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे पहली बार सच में एहसास हुआ कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। इस बार मैं अपनी जिंदगी और उन लोगों की कद्र करूंगा जो सच में मुझसे प्यार करते हैं। अब मैं दोबारा वेन छिंगली और हुओ शाओथिंग के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। मुझे अब वेन छिंगली से कोई प्यार नहीं था। दूसरी तरफ वेन छिंगली इंग्लिश क्लब के दस्तावेज जमा कर रही थी। तभी उसने खिड़की से मुझे बाहर खड़े देखा। वो मुझे ही घूर रही थी। उसी वक्त हुओ शाओथिंग वहां आया और उसने छिंगली से कहा कि वो मेरे उस पैसे दान करने वाले नाटक से पिघल ना जाए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत बुरा इंसान हूँ। छिंगली ने अपनी नजरें हटाई और बहुत ही बेरुखी से कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। वो वहां से चली गई। तभी चेन मुबाई वहां आया और शाओथिंग से बोला कि जब से छिंगली की मां का एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत उदास रहती है और सिर्फ शाओथिंग से ही बात करती है। शाओथिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा कि वे दोनों एक ही घर में रहते हैं, इसलिए उसका पलड़ा भारी है। मुबाई ने उसे चेतावनी दी कि कॉलेज के बाद छिंगली को और भी बड़े लोग मिलेंगे, इसलिए उसे जल्दी कुछ करना चाहिए। फिर मुबाई की नजर खिड़की के बाहर मुझ पर पड़ी और उसने कहा कि मेरे जैसे अमीर और हैंडसम लड़के से उसे डरना चाहिए। शाओथिंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां से दूसरों की शुरुआत होती है। तभी नीचे से एक शोर सुनाई दिया। मुबाई ने खिड़की से नीचे देखा तो जिम से कॉलेज की सबसे अमीर और रुतबे वाली लड़कियों का ग्रुप बाहर आ रहा था। उनके बिल्कुल बीच में गू शुयाओ चल रही थी। शाओथिंग की नजरें गू शुयाओ पर ही टिक गईं। मुबाई उसे इस तरह घूरते देख हैरान रह गया। शाओथिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज में सब बराबर है और मैं यहाँ मिलने वाले किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो अपना सामान लेकर उनकी तरफ बढ़ गया। रात का समय था। लड़कों के हॉस्टल की लाइटें जल रही थी। मैं वॉशरूम में अपना चेहरा धो रहा था। बाहर कमरे में हुओ शाओथिंग, चेन मुबाई और छू नानझो बैठे थे। नानझो मुझे ताना मारते हुए कह रहा था कि उसे पता है मुझे वेन छिंगली जैसी शांत लड़कियां पसंद हैं और मैं गू शुयाओ जैसी हॉट लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मुबाई भी मजे लेते हुए कह रहा था कि ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा और बहुत ही आवाज में कहा, मुझे अब वेन छिंगली पसंद नहीं है। यार तुम एक ही बात 800 बार बोल चुके हो और मुझे पता है कि अगले ही दिन तुम फिर से दुम हिलाते हुए उसके पीछे भागने लगोगे। भाई प्लीज अब हम पर थोड़ी रहम खाओ। ये एक ही बात सुन सुनकर हमारे कान पूरी तरह से पिट चुके हैं। मैं खामोशी से बस अपने रूममेट के चेहरे के भाव देख रहा था। तभी मुझे आज दिन में स्टेडियम का वो नजारा याद आ गया जब वहां मौजूद सबके चेहरों पर बिल्कुल एक जैसे ही भाव थे। मैंने मन ही मन सोचा, छोड़ो यार, बहस करने का कोई फायदा नहीं, आने वाला वक्त खुद ब खुद सब साबित कर देगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हुओ शाउटिंग अंदर आ गया। वो बड़े मजे से पूछने लगा कि तुम लोग किस बारे में इतनी गहरी बहस कर रहे हो, यहाँ इतनी रौनक क्यों है। उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ते ही मैं जो अपना चेहरा धो रहा था, मेरे हाथ वहीं के वहीं रुक गए। मैंने बहुत धीरे से मुड़कर उसे देखा। मौत के मुंह से वापस आने के बाद ये पहला मौका था जब मैं उसे अपनी आंखों के ठीक सामने सीधे देख रहा था। उसे देखते ही मुझे वो खौफनाक मंजर याद आ गया जब उसने मुझे दर्जनों सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। उस वक्त मेरी हड्डियों के टूटने का वो भयानक दर्द, वो मौत का एहसास मैं कभी नहीं भूल सकता। अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ वेन छिंगली के ये कहने पर कि हुओ शाउटिंग बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा दिखता है, मैंने उसे अपना परिवार मान लिया था। मैं उस पर अपनी जान छिड़कता था, लेकिन बदले में मुझे मिला दुनिया का सबसे क्रूर धोखा और उसके साथ वेन छिंगली की वो धोखेबाजी वाली तस्वीरें जिन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। जब उन दोनों ने मेरा सारा फायदा उठा लिया तो मुझे एक कचरे की तरह रास्ते से हटा दिया। ये सोचकर ही मेरा खून खौल रहा था। मैं गुस्से से उसे घूर रहा था। मेरी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन हुओ शाउटिंग का ध्यान मेरी इस हालत पर था ही नहीं। वो तो बस अपनी ही दुनिया में मस्त था। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो बड़े प्यार से पूछने लगा कि जिंग्यान, तुमने इतनी जल्दी मुंह क्यों धो लिया? क्या तुमने मुझसे कोई वादा नहीं किया था? फिर वो थोड़ा और करीब आया, मेरे कान के पास फुसफुसाया और बोला कि क्या तुम रात में मेरे साथ लिपसिंग की प्रैक्टिस करोगे? मैंने बिल्कुल अनजान बनते हुए उससे पूछा, कैसी लिपसिंग, किस चीज की प्रैक्टिस? मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए घबरा गया, फिर झिझकते हुए बोला, अरे बेस्ट सिंगर कंपटीशन भूल गए क्या? मुझे सब याद आ गया। हर साल राजधानी की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज मिलकर एक बहुत बड़ा कैंपस बेस्ट सिंगर कंपटीशन करवाती हैं,
जिसका विनर सीधे एक मशहूर म्यूजिक ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनता है। हुओ शाउटिंग ने भी इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन वो इतना बेसुरा था कि ऑनलाइन राउंड में ही रिजेक्ट हो गया। इसलिए उसने मुझसे मिन्नतें की थी कि मैं बैक स्टेज छुप कर गाऊं और वो मंच पर जाकर सिर्फ होंठ हिलाए। वेन छिंगली स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी, इसलिए उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके ये सारा सेटअप करवा दिया था। पिछली जिंदगी में वो इसी धोखे के सहारे फाइनल जीता और रातों रात एक बड़ा स्टार बन गया। आज तक किसी को भनक भी नहीं लगी कि वो जादुई आवाज असल में मेरी थी। ये सब सोचकर मुझे खुद पर और उन दोनों पर बहुत हंसी आ रही थी। मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए उसे हाँ कह दिया। वो चैन की सांस लेते हुए प्रैक्टिस के लिए चला गया। उसके जाते ही मैंने तुरंत अपनी बचपन की दोस्त गू शुयाओ को मैसेज किया कि कल स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना। वहां से तुरंत एक मजाकिया रिप्लाई आया, जो आज्ञा राजकुमार जी। इसे देखकर मेरे चेहरे पर सच में एक असली मुस्कान आ गई। अगले दिन दोपहर की खिली हुई मीठी धूप में मैं अपनी पढ़ाई की किताबें लिए तय की गई जगह पर पहुंचा। मैंने देखा कि गू शुयाओ पहले ही आ चुकी थी और एक बड़े से चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बहुत ही सुकून से सो रही थी। मैं दबे पांव धीरे धीरे उसके करीब गया। इतने सालों तक मेरी नजरें सिर्फ वेन छिंगली पर टिकी थी। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी ये बचपन की दोस्त इतनी खूबसूरत हो गई है। मैं उसे डराने के लिए हाथ उठाकर उसके सिर पर मारने ही वाला था कि अचानक उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो आंखें खोलकर बोली, किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैंने हैरानी से कहा, तुम्हारी आंखें तो पूरी तरह से बंद थी, तुम्हें कैसे पता चला? वो हंसकर बोली कि मैं आंखें बंद करके भी तुम्हारी महक से तुम्हें पहचान लेती हूँ। मैंने मजाक में कहा कि तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह सूंघती हो। वो मुझे मारने दौड़ी, लेकिन बातों ही बातों में वो समझ गई कि मुझे उससे कोई बहुत जरूरी काम है। मैंने उसे बताया कि मैं बेस्ट सिंगर के फाइनल में कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाला हूँ। स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की नजरों से बचने के लिए मुझे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि वो सारे म्यूजिक और स्टेज इक्विपमेंट्स उसी की फैमिली कंपनी ने डोनेट किए थे। मुझे लगा वो बहुत सारे सवाल करेगी, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कह दी। वो बोली कि बचपन से लेकर आज तक जब भी तुमने कोई शरारत की है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए दीवार बनी हूँ। अगर तुम कोई बड़ा गुनाह भी करो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर तक भावुक हो गया। मैंने इमोशनल होकर कहा कि तुम सच में मेरी सगी बहन से भी ज्यादा अच्छी हो। क्या मैं तुम्हें अपनी दीदी मान लूं? लेकिन मेरी ये बात सुनकर उसका हंसता हुआ चेहरा एकदम से उतर गया और उसने बहुत सख्ती से मुझे बहन मानने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आया। मैंने चिढ़कर पूछा, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी जायदाद का हिस्सा मांग लूंगा? वो बस मुस्कुराई और बोली कि मुझे बहन मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक और बहुत ही अच्छा और सीधा तरीका है। उसने वो तरीका तो नहीं बताया, बस मुझे छेड़ने लगी और फिर मेरे बालों से चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी हटाते हुए बोली कि तुम बहुत सीधे हो, कोई भी तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। कुछ दिनों बाद फाइनल का दिन आ गया। जिंगदा यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में खचाखच भीड़ थी। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हुओ शाउटिंग अपनी सफेद शर्ट पहने बैक स्टेज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में खड़ा था। उसने मुझे मैसेज किया कि आज पूरी ताकत लगा देना और सबको हैरान कर देना। मैंने भी रिप्लाई किया कि तुम चिंता मत करो, मैं पक्का आज सबको ऐसा हैरान करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। दर्शक दीर्घा में सॉन्ग एनएन और गू शुयाओ एक साथ बैठी थी। सॉन्ग एनएन को संगीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब स्टेज पर हुओ शाउटिंग ने गाना शुरू किया और पीछे से मेरी गहरी और सुरीली आवाज पूरे हॉल में गूंजी, तो वो भी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। उसे लगा कि हुओ शाउटिंग कितना अच्छा गाता है। गू शुयाओ आंखें बंद किए बस मेरी उस आवाज को महसूस कर रही थी। हॉल में बैठी वेन छिंगली और बाकी सारी लड़कियां भी उस आवाज की दीवानी हो रही थी। सब यही सोच रहे थे कि ये लड़का कितना परफेक्ट है और इसकी आवाज में कितना जादू है। गाना जब अपने सबसे बेहतरीन और ऊंचे सुरों पर पहुंचा, दर्शकों की धड़कनें एकदम तेज थी। सब तालियां बजा रहे थे। तभी मैंने बैक स्टेज से अचानक अपना गाना बीच में ही रोक दिया। स्टेज पर हुओ शाउटिंग के होठ अभी भी पूरे जोश में हिल रहे थे, लेकिन माइक से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया और फिर बेचैनी से लोग कानाफूसी करने लगे। आयोजकों ने दौड़कर तुरंत माइक चेक किया, पर माइक तो बिल्कुल ठीक था। हुओ शाउटिंग बुरी तरह घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो पसीने से भीग गया। उसने बहाना बनाकर ब्रेक लेना चाहा, लेकिन तभी स्पीकर से वापस मेरी आवाज गूंजने लगी। अब वहां मौजूद हर एक इंसान को समझ आ गया था कि ये बंदा सिर्फ होठ हिला रहा है, असली आवाज पीछे से किसी और की आ रही है। हुओ शाउटिंग शर्म और बेइज्जती के मारे वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी स्टेज के भारी लाल पर्दे धीरे धीरे खुले और मैं हाथ में माइक लिए गाते हुए सीधे सबके सामने आ गया। मुझे इस तरह गाते हुए बाहर आते देख पूरा का पूरा हॉल सदमे में रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सॉन्ग एनएन ने गू शुयाओ से कहा कि शायद तुमने सफेद शर्ट वाले को नहीं, बल्कि इस काले शर्ट वाले को चुना है। गू शुयाओ गर्व से मुस्कुराकर बोली कि आज मुझे काले शर्ट पहनने वाले लड़के ही पसंद है। वेन छिंगली भी मुझे एकदम फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसकी सहेलियां उसे चिढ़ा रही थी कि मैं इतना हैंडसम हूँ और उसके लिए इतना रोमांटिक गाना गा रहा हूँ, लेकिन मैं गाते हुए बस उस भारी भीड़ में अपनी गू शुयाओ को ढूंढ रहा था। वेन छिंगली ने मुझे देखा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरी आंखों में उसके लिए कोई भाव नहीं था। जैसे ही गाना खत्म हुआ, मेरी नजर गू शुयाओ पर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया और उसके चेहरे पर भी एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। पूरे हॉल में तालियों और चीयरिंग की ऐसी गूंज उठी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सब मेरी आवाज की तारीफ कर रहे थे और हुओ शाउटिंग शर्मिंदगी और गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा चल रहा था। मंच पर एक बुजुर्ग आदमी ने माइक पर मुझसे सीधा सवाल किया कि मैं आखिर हो शाउटिंग की जगह गाना क्यों गा रहा हूँ। मैं शांति से शाउटिंग के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और सबको बताया कि ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक स्टेज डिजाइन है। शाउटिंग मुझे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। मैंने माइक पर अपनी बात जारी रख और कहा कि इस प्रतियोगिता के नियमों में स्टेज डिजाइन पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए मैंने हाल ही में इंटरनेट पर चल रही बहरूपियों वाली खबरों से प्रेरणा लेकर ये पूरा नाटक रचा। मैंने ये भी साफ कर दिया कि इंटरनेट पर जो
जो गाने वायरल हुए थे उनमें चेहरा भले ही शाउटिंग का था, लेकिन आवाज मेरी थी। 10 नंबर का ये प्रतिभागी वो नहीं बल्कि मैं हूँ। ऑडिटोरियम में लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने माइक थोड़ा दूर किया और शाउटिंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि बैक स्टेज कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मुझे हालात के हिसाब से ये सब करना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि वो गुस्सा तो नहीं है। वो गुस्से से कांप रहा था, लेकिन मैंने माइक वापस उसके सामने कर दिया और सबके सामने पूछा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। अपमान का घूंट पीते हुए उसे हाँ कहना ही पड़ा और इसी के साथ मैंने ये चैंपियनशिप जीत ली। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मंच छोड़कर भाग गया। मेरी नजर वेन छिंगली पर पड़ी जो शाउटिंग को ही देखे जा रही थी। सच कहूँ तो ट्रॉफी जीतने से ज्यादा मजा मुझे शाउटिंग को भागते हुए देखकर आया। हान यिंग अब भी बकवास किए जा रही थी। छिंगली की दोस्त उसे समझा रही थी कि मेरे जैसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं और अगर उसने मेरी कदर नहीं की तो कोई और मुझे उड़ा ले जाएगा। फिर छिंगली वहां से उठकर चली गई। उसी समय आगे की लाइन में बैठी गु शुयाओ भी उठी। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरी। एक बाहर की तरफ गई और दूसरी सीधा मंच की ओर मेरी तरफ आने लगी। फैंस के साथ फोटो खिंचवाने का सिलसिला चल रहा था। तभी शुयाओ बिना किसी हिचकिचाहट के मंच पर आई और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। जब अलग होने का समय आया तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने भी उसे गले लगा लिया। अचानक मुझे अपने पेट पर कुछ सख्त चीज महसूस हुई। मैंने नीचे देखा तो वो एक शानदार शैंपेन रंग का गिफ्ट बॉक्स था। वो थोड़ा पीछे हटी और मैंने डिब्बा खोला। अंदर लाल गुलाब और एक कार्ड था जिस पर लिखा था छोटे चैंपियन की जय हो। मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे पता था कि मैं आज जीतने वाला हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं जो भी करता हूँ उसमें हमेशा सबसे आगे रहता हूँ। फिर उसने मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने की जिद की। मैंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि इसके अलावा और क्या चाहिए। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा कि वो आज रात मुझसे मिलना चाहती है। मैंने भी हामी भर दी। उसने अचानक अपनी उंगलियों से मेरे माथे पर एक हल्की सी मार मारी और मुस्कुराते हुए सेल्फी ली। रात के समय जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो वो बिल्कुल खाली था। मेरे रूममेट्स चेन मुबाई और चू नानजो वहां नहीं थे। मुझे यकीन था कि शाउटिंग उन दोनों के सामने अपना दुखड़ा रो रहा होगा। खैर मैंने कपड़े बदले और शू याओ से मिलने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में मुझे पछतावा होने लगा क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाने से मना कर दिया था और अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मैं सोच रहा था कि शू याओ से खाने के बारे में पूछूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उससे मिला उसने जादू की तरह अपने पीछे से एक केक का डिब्बा निकाल लिया। उसने कहा कि ये सब मेरे लिए है। मुझे मीठा बहुत पसंद है और ये बात उसे अच्छे से पता थी। केक का वो मुलायम और मीठा स्वाद चखते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने उससे पूछा कि वो इतनी अच्छी कैसे है और प्यार से उसके करीब जाने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर मेरी आंखें ढक दी और मुझे पीछे कर दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ने सब सच बयां कर दिया। वो बस मुझे इस तरह देखते हुए खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने पूछा कि मैं आजकल उसे ऐसी नजरों से क्यों देखता हूँ। मैंने सच कह दिया कि वो मुझे दिन ब दिन और भी खूबसूरत लगने लगी है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और मुझे अपने हाथों से केक खिलाया। मैंने उससे पूछा कि उसे मुझसे क्या इनाम चाहिए। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मेरे बेबी बन जाओ। ये सुनते ही मुझे ठसका लग गया और मैं खांसने लगा। वो घबरा गई और मेरी पीठ सहलाने लगी। फिर उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा कि उसका मतलब वॉलीबॉल बेबी यानी चीयर लीडर से था और मैं क्या गलत समझ रहा था। मेरी शक्ल शर्म से लाल हो गई। उसने बताया कि बिजनेस स्कूल ने इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच एक फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच रखा है जो अगले बुधवार को होगा। जब उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम लिया तो उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, बस पाम पाम लेकर उसे चीयर ही तो करना है। उसने पूछा कि क्या मैं फाइनेंस वालों की टीम का नाम नहीं देखना चाहता। मैंने कह दिया कि सामने कोई भी हो, मैं हमेशा सिर्फ उसका ही साथ दूंगा। मेरी ये बात सीधे उसके दिल पर लगी और उसका सारा शक दूर हो गया। उस चांदनी रात में हम दोनों के बीच का वो पल बहुत ही मीठा और खास था। 10 बजे जब मैं हॉस्टल वापस आया तो मुबाई और नानजो वापस आ चुके थे। मुझे लगा था कि शाउटिंग ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे बिल्कुल सामान्य तरीके से बात की। शाउटिंग भी वहां था और अपने कपड़े आजमा रहा था। मुबाई ने बताया कि छिंगली ने शाउटिंग को फाइनेंस डिपार्टमेंट की चीयर लीडिंग टीम का कप्तान बनाया है। उन्होंने मुझे भी वहां चलने को कहा। मुबाई और नानजो मुझे बड़ी दया वाली नजरों से देख रहे थे। मुझे समझ आ गया कि शुयाओ मुझे वो लिस्ट क्यों दिखाना चाहती थी। शाउटिंग ने मुझे देखकर एक घमंडी सी मुस्कान दी जो धीरे धीरे मेरे लिए एक मजाक में बदल गई। बुधवार का दिन आ गया। यूनिवर्सिटी का खेल का मैदान खचाखच भरा हुआ था। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच मैच शुरू होने वाला था। तभी शाउटिंग अपनी पूरी चीयर लीडिंग टीम के साथ वहां पहुंच गया। उसे देखकर सोंग आनान ने शुयाओ से पूछा कि उसकी चीयर लीडिंग टीम कहाँ है, सामने वालों को देखो कितने मजे में है। उसने ये भी कहा कि शुयाओ किसी को भी ला सकती थी, फिर भी कोई नहीं आया। शुयाओ ने बस मुस्कुराते हुए वॉलीबॉल हवा में उछाली और कहा कि किसने कहा कोई नहीं है। तभी मैं मैदान पर पहुंचा। मुझे देखते ही वहां खड़ी लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगी। आनान तो मुझे देखकर हैरान रह गई। हान यिंग ने छिंगली से कहा कि मैं यहाँ उसे सपोर्ट करने आया हूँ। छिंगली का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब बता रही थी। शाउटिंग ने भी मुझे देखा और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे नहीं बुलाया है, तो क्या मैं इतना सस्ता हूँ कि बिना बुलाए आ गया। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधा शुयाओ की तरफ जाने लगा। छिंगली मुझे ही देख रही थी, लेकिन मैं उसके पास से गुजरकर सीधा शुयाओ के सामने जाकर खड़ा हो गया। सभी लोग ये देखकर सन्न रह गए। शुयाओ मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं अपने पीछे क्या छुपा रहा हूँ। मैंने एक बड़ी सी लाल रंग की बैनर खोली जिस पर काले अक्षरों में लिखा था, अनंत आकर्षण, तुम सबसे मजबूत हो। गु शुयाओ इस मैदान की असली रानी। ये देखकर आनान
मैदान के मुंह से पानी निकल गया और पूरी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। शुयाओ ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया और बोली कि ये बहुत अजीब है। मैं उसे चिढ़ाने लगा। उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैं फुर्ती से पीछे हट गया। हमारी ये मीठी नोकझोंक पूरे मैदान का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। दूसरी ओर छिंगली का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो गया था। हान यिंग ने उसे ताना मारते हुए कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरे जैसा लड़का हाथ से निकल जाएगा। शाओटिंग, मुबाई और नानझो ये सब देखकर पूरी तरह से सदमे में थे। आखिरकार मैच शुरू हुआ। दोनों टीमों की कप्तान शुयाओ और छिंगली आमने सामने खड़ी थी। हवा में एक अजीब सा तनाव और दुश्मनी महसूस हो रही थी। पूरा मैदान अब मेरे लाए गए नारे लगा रहा था। तभी शुयाओ ने मुड़कर मेरी तरफ देखा, हाथों से दिल बनाया और मुस्कुराई। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसके लिए तालियां बजाई। मैच अपने 10वें मिनट में प्रवेश कर चुका था और मैदान का माहौल बेहद गर्म था। ट्रेड डिपार्टमेंट की टीम ने एक बार फिर अपना आक्रामक खेल दिखाया और एक शानदार शॉट के साथ स्कोर 2-0 कर दिया। दर्शकों की कुर्सियों से एक जोरदार और उत्साही गूंज उठ खड़ी हुई। इसी बीच जब ट्रेड टीम की गु शुयाओ और फाइनेंस टीम की कप्तान वेन छिंगली एक दूसरे के बगल से गुजरी तो शुयाओ ने जानबूझकर छिंगली के कंधे पर टक्कर मारी। उसने एक बेहद चुभने वाली मुस्कान के साथ ताना मारते हुए कहा कि उसे पार करना उतना ही आसान था जितना सुबह सुबह किसी खाली सड़क को पार करना। ये सुनकर वेन छिंगली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके हाव भाव पूरी तरह से तन गए। इसके बाद छिंगली का खेल और भी ज्यादा उग्र और खतरनाक हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो मैच का रुख नहीं बदल पाई। ट्रेड डिपार्टमेंट की टीम लगातार हावी होती गई और फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम बुरी तरह बिखरने लगी। दर्शकों के बीच मुबाई और नानझो पहले तो मजे ले रहे थे, लेकिन फिर नानझो को कुछ अजीब लगा। उसने मुबाई से कहा कि क्या उसे गु शुयाओ और वेन छिंगली के बीच का माहौल कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण नहीं लग रहा। मुबाई ने भी माना कि ये कोई साधारण दोस्ताना मैच नहीं लग रहा था, बल्कि वे दोनों ऐसे खेल रही थी जैसे कोई पुरानी और गहरी दुश्मनी हो। नानझो ने अचानक मेरी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा कि कहीं ये सब मेरे लिए तो नहीं हो रहा। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया देता, हमारे ठीक पीछे बैठे हुओ शाओथिंग ने ये बात सुन ली। वो चिढ़ते हुए बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गु शुयाओ जैसी लड़की जो अभी अभी आई है, भला मेरे जैसे एक आम लड़के के लिए छिंगली से क्यों भिड़ेगी। शाओथिंग के अनुसार छिंगली का ध्यान सिर्फ जीतने पर था। आखिरकार मैच समाप्त हुआ और स्कोर 7-0 रहा। ट्रेड डिपार्टमेंट ने फाइनेंस टीम को बुरी तरह हरा दिया था। मैच खत्म होते ही पूरी ट्रेड टीम और उनके समर्थक खुशी से झूमते हुए मैदान की तरफ दौड़ पड़े। सब लोग गु शुयाओ को घेर कर उसे बधाई दे रहे थे, यहाँ तक कि शाओथिंग भी वहाँ खड़ा था। लेकिन गु शुयाओ की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थी। वो बाकी सभी को नजरअंदाज करती हुई अपने हाथ में चमकता हुआ सोने का मेडल लिए सीधे मेरी तरफ चली आई। मेरे करीब आकर उसने अपनी गहरी और नशीली आंखों से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये मेडल उसे पहनाऊं। पास खड़ी एक लड़की ये देखकर हैरान रह गई और बोली कि गु शुयाओ ने तो बहुत ही जल्दीबाजी मार ली। मैंने बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए मेडल लिया और जैसे ही मैंने उसे वो मेडल पहनाया, उसने अचानक आगे बढ़कर मुझे सबके सामने कसकर गले लगा लिया। मैदान पर खड़े सभी लोग ये नजारा देखकर जोर जोर से हूटिंग करने लगे और अपने फोन निकालकर हमारी तस्वीरें खींचने लगे। ये सब देखकर हुओ शाओथिंग जलन और गुस्से से तिलमिला उठा, मानो वो अभी दांत पीस कर रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर फाइनेंस टीम के खिलाड़ी हार के कारण बेहद निराश और उदास खड़े थे। टीम की एक सदस्य ने वेन छिंगली के पास आकर माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर खराब नहीं खेला, बल्कि सामने वाली टीम सच में बहुत ताकतवर थी। दूसरी लड़की ने भी सहमति जताते हुए कहा कि गु शुयाओ का खेल बहुत खूंखार था। वो कई बार की यूथ वॉलीबॉल चैंपियन रह चुकी है और उसने कई बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, इसलिए उससे हारने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन वेन छिंगली की नजरें मैच की हार पर नहीं, बल्कि भीड़ के बीच खड़े मेरे और शुयाओ के आलिंगन पर टिकी थी। उसकी दोस्त हान यिंग समझ गई थी कि छिंगली को किस बात की तकलीफ हो रही है। उसने छिंगली के कंधे पर हाथ रखा और समझाया कि उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। हान यिंग ने कहा कि गु शुयाओ और मेरा कभी कोई मेल जोल नहीं रहा, फिर अचानक वो मेरे इतने करीब कैसे आ गई। उसने छिंगली को सांत्वना देते हुए एक अंदेशा जताया कि शायद ये शुयाओ की कोई चाल है, क्योंकि छिंगली हमेशा मुझे खुद से दूर रखती थी, तो हो सकता है कि शुयाओ ये सब छिंगली को चिढ़ाने और उसे जलन महसूस करवाने के लिए कर रही हो। हान यिंग ने छिंगली को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि भले ही कोई लड़का कितनी भी शिद्दत से प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन अगर उसे बार बार खुद से दूर धकेला जाएगा तो एक दिन उसका दिल भी टूट जाएगा और वो सच में दूर चला जाएगा। ये बात सुनकर छिंगली का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई, मानो किसी ने उसके दिल पर सीधा वार कर दिया। कुछ समय बाद वॉशरूम के अंदर हुओ शाओथिंग कुछ लड़कों के सामने मेरे खिलाफ जहर उगल रहा था। वो बड़े ही घमंड से कह रहा था कि मैं कोई अमीर घर का लड़का नहीं हूँ, बल्कि मेरे परिवार का कबाड़ और रद्दी का काम है। बाकी लड़कों को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तो एक बेहतरीन गायक और अक्सर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की वेन छिंगली के साथ देखा जाता हूँ, तो भला मेरा परिवार ऐसा कैसे हो सकता है। शाओथिंग ने अहंकार से हंसते हुए कहा कि अमीर लोगों के आसपास घूमने का मतलब ये नहीं कि कोई खुद भी अमीर हो जाए। ये कहकर वहां से चला गया। उस वक्त मैं वॉशरूम के ही एक बंद कैबिन में खड़ा था और मैंने उसकी एक एक बात साफ साफ सुन ली थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे देखकर वे लड़के बुरी तरह घबरा गए। वे हड़बड़ाते हुए सफाई देने लगे कि ये सब शाओथिंग कह रहा था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया और बाहर आ गया। सच तो ये था कि मैंने ही स्कूल में अपनी असली पहचान छुपाई थी। मेरे परिवार को अमीर लोगों ने बहुत धोखा दिया था और गहरे घाव दिए थे। मैंने तय कर लिया था कि
अब मैं वेन छिंगली के पीछे नहीं भागूंगा और अपनी पहचान भी किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने हॉस्टल से अपना सामान निकालकर कहीं और रहने का फैसला भी कर लिया था। मुझे बस एक ही बात का गहरा पछतावा था कि अपनी इस जिद के कारण मैंने अपने दादा दादी, माता पिता और अपनी बहन को बहुत ठेस पहुंचाई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से उनके पास वापस जाऊं और उनसे माफी मांगू। गहरी सोच में डूबा हुआ मैं एक महंगी आइसक्रीम लेकर अपने डॉर्म रूम में पहुंचा। वहां मुबाई और नानझो पहले से मौजूद थे। मैंने उन्हें वो विदेशी आइसक्रीम दी जिसकी कीमत 89 रुपए थी। आइसक्रीम देखकर वे खुश तो हुए, लेकिन उनके चेहरों पर अचानक एक गहरी शर्मिंदगी छा गई। उन्होंने मुझसे भारी मन से माफी मांगी कि पिछले हफ्ते मेरे गायन प्रतियोगिता के फाइनल में वे मुझे अकेला छोड़कर हुओ शाओथिंग के साथ चले गए थे। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो लड़ाई मेरे और शाओथिंग के बीच की थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त खामख्वाह बीच में फंसे। मेरी ये समझदारी देखकर नानझो ने हैरान होते हुए कहा कि मैं आजकल काफी बदल गया हूँ। मैं पहले से ज्यादा शांत और सुलझा हुआ नजर आ रहा हूँ। तभी उसने बातों बातों में मुझे बताया कि शाओथिंग कह रहा था कि फाइनल में मेरे माइक में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि मैंने जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस खराब की थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि मैं इस बात से इनकार करूंगा, लेकिन मैंने सीधा उनकी आंखों में देखकर बेबाकी से कह दिया कि हाँ, मैंने वो सब जानबूझकर किया था। मेरा जवाब सुनकर वे दोनों सन्न रह गए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे तोड़ने के लिए उन्होंने एक खोखली सी हंसी हंसी और बात टाल दी। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। अगले दिन मैं अपनी एक इलेक्टिव क्लास के लिए क्लासरूम में दाखिल हुआ। वहां मेरी मुलाकात मेरी क्लासमेट लू शियाओ से हुई। उसने हंसते हुए पूछा कि मैं इस क्लास में क्या कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही अजीब और उबाऊ विषय है। मैंने उसे बताया कि पिछले साल मैं वेन छिंगली के पीछे इतना पागल था कि मेरी पढ़ाई पूरी तरह छूट गई थी। अब अपने गिरते हुए ग्रेड्स को सुधारने और क्रेडिट्स पूरे करने के लिए मुझे मजबूरन ये क्लास लेनी पड़ी है। हम बात ही कर रहे थे कि अचानक क्लास के दरवाजे पर एक हलचल हुई। मैंने मुड़कर देखा तो वेन छिंगली अपनी किताबें सीने से लगाए वहां खड़ी थी। उसे वहां देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई और मैं भी। छिंगली जैसी होनहार और टॉप स्टूडेंट को, जिसके पास बेहतरीन विषयों की लाइन लगी रहती है, इस उबाऊ क्लास की क्या जरूरत थी। वो कुछ देर दरवाजे पर रुकी। उसकी नजरें पूरी क्लास में घूमी और फिर मुझ पर आकर टिक गईं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी और सीधे मेरे आगे वाली खाली सीट पर आकर बैठ गई। लू शियाओ ने हैरानी से अपनी आंखें फाड़ ली और मुझे कोहनी मारते हुए इशारों में पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने बस अपने कंधे उचका दिए। मुझे लगा कि शायद अब वो मुझे नजरअंदाज करने का कोई नया और अनोखा तरीका आजमा रही है। तभी प्रोफेसर क्लास में आए। वे भी स्कूल के दो सबसे मशहूर चेहरों को अपनी क्लास में देखकर काफी खुश लग रहे थे। उन्होंने कहा कि आज की क्लास में कोई थ्योरी नहीं होगी, बल्कि सबको एक ब्लाइंड बॉक्स से मॉडल निकालकर उसे बनाना होगा। बिना किसी निर्देश पुस्तिका के सबको 1.5 घंटे के भीतर अपना मॉडल तैयार करना था। लू शियाओ ने अपना बॉक्स खोला तो उसमें ढेरों छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन्हें देखकर वो घबरा गई और अपना सिर पकड़ लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी। मुझे जो मॉडल मिला उसमें बहुत कम टुकड़े थे। लू शियाओ ने चालाकी से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। उसने इशारा किया कि मैं इस बहाने छिंगली से मदद मांगू, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत तेज है और इसी बहाने मैं उसके करीब भी जा सकूंगा। लेकिन मैंने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और खामोशी से अपना मॉडल बनाने में लग गया। लू शियाओ मेरी इस बेरुखी को देखकर हैरान थी, क्योंकि जो लड़का कल तक छिंगली की एक झलक पाने के लिए तरसता था, आज वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ छिंगली अपने आसपास के लड़कों की मदद तो कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार पलटकर मेरी तरफ उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बस इसी इंतजार में बैठी हो कि मैं उससे बात करूंगा या मदद मांगूंगा। लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। देखते ही देखते उसने सबसे पहले अपना एक शानदार क्रूज शिप का मॉडल पूरा कर लिया। क्लासरूम में एक बहुत ही शानदार और बारीकी से बनाया गया क्रूज शिप का मॉडल तैयार था। इसे वेन शिंगली ने बनाया था। मॉडल की हर एक डिटेल इतनी सटीक थी कि टीचर भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने उस क्रूज शिप को सबके सामने दिखाते हुए पूरी क्लास का ध्यान शिंगली के काम की ओर खींचा। सभी बच्चे उस बेहतरीन मॉडल को देखकर हैरान थे। बिना किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के उसने सिर्फ 40 मिनट में ही इसे पूरा कर लिया था। क्लास के लड़के उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो वाकई फाइनेंस डिपार्टमेंट की सबसे होनहार लड़की है। सब उसके हुनर से इम्प्रेस थे, लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब शिंगली ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं अपने ही काम में मगन था। मैं एक तितली के पंख का मॉडल बना रहा था। टीचर ने क्लास से कहा कि सबको शिंगली से कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद टीचर ने बाकी बच्चों के मॉडल्स भी चेक किए और उनकी स्पीड और काम के हिसाब से नंबर देने लगे। जब सबकी ग्रेडिंग हो गई तो टीचर ने एक नए ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके नंबर फाइनल रिजल्ट में जुड़ने वाले थे। टीचर ने कुछ बच्चों को ग्रुप लीडर चुना और बाकी बच्चों को अपनी मर्जी से किसी भी ग्रुप में शामिल होने की छूट दी। शिंगली का नाम सबसे पहले पुकारा गया। लगभग पूरी क्लास ही उसके ग्रुप में जाने के लिए बेताब थी। सबने अपने नाम की पर्चियां उसे देना शुरू कर दिया। मेरे बगल में बैठी लू शियाओ भी इसी काम में लगी थी। उसने देखा कि मैं
अपने मॉडल में बिजी हूँ, तो उसने बिना मुझसे पूछे मेरा नाम भी उस लिस्ट में डाल दिया और पर्ची आगे बढ़ा दी। जब शिंगली के पास वो लिस्ट पहुंची तो सबसे नीचे मेरा नाम देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इतनी देर में मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया था। मुझे पता था कि मेरा हाथ इस काम में इतना साफ नहीं है, फिर भी मैंने अपनी बनाई हुई गुलाबी तितली टीचर को दे दी। टीचर ने कहा कि मॉडल सुंदर है, लेकिन मैंने समय बहुत ज्यादा लिया है। उन्होंने मुझे 90 नंबर दिए। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने कहा कि चूंकि मॉडल्स बहुत सारे हैं, इसलिए हर कोई अपनी पसंद का एक मॉडल निशानी के तौर पर घर ले जा सकता है। ये सुनते ही सारे बच्चे मॉडल्स की तरफ टूट पड़े। इस अफरा तफरी में शिंगली सीधे आगे गई और उसने मेरी बनाई हुई वो गुलाबी तितली उठा ली। जब मैं अपना मॉडल लेने आगे बढ़ा तो टीचर ने मुझे शिंगली का बनाया हुआ वो क्रूज शिप दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी क्लास का इकलौता मॉडल है जिसे पूरे 100 नंबर मिले हैं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं इसे घर ले जाकर इससे कुछ सीखूं। मैंने उस क्रूज शिप को देखा जिस पर लाल रंग से 100 नंबर और शिंगली का नाम लिखा था। वो नाम देखते ही मुझे चिढ़ सी हुई और मैंने तुरंत उसे लेने से मना कर दिया। मैंने टीचर से कहा कि मुझ में इन सब चीजों के लिए कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन टीचर ने मेरी एक ना सुनी और जबरदस्ती वो क्रूज शिप मेरे हाथों में थमाकर वहां से चले गए। अब क्लास में बस कुछ ही बच्चे बचे थे। वो सब मुझे घूर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ लड़कियां तो मेरी फोटो भी खींचने लगी। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे शिंगली का बनाया मॉडल मिल गया। उनका मानना था कि मैं शिंगली को बहुत पसंद करता हूँ और ये मॉडल पाकर मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। मैं उस मॉडल को हाथ में पकड़े हुए था और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगर ये मेरा पिछला जन्म होता तो शायद मैं सच में इसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखता, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। मैं सीधा क्लास से बाहर निकला और उस शानदार क्रूज शिप को हॉलवे के डस्टबिन में फेंक दिया। वीकेंड पर मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये उस नए प्रोजेक्ट के ग्रुप की चैट थी। मैसेज में लिखा था कि ग्रुप 1 के सभी मेंबर्स को सुबह 10 बजे स्कूल के रीडिंग रूम में मिलना है। लीडर शिंगली थी और मेंबर्स की लिस्ट में मैंने अपना नाम भी देखा। मैं हैरान रह गया कि आखिर मेरा नाम वहां कैसे पहुंचा। तभी लू श्याओ का मैसेज आया। वो अपनी इस हरकत पर बहुत इतरा रही थी। उसने बताया कि उसी ने मेरा नाम दिया था और मुझे शिंगली ने अपने ग्रुप में चुन भी लिया है। उसे लगा था कि इतनी भीड़ में मेरा नाम कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे इस एहसान के बदले स्कूल के बाहर हॉटपॉट ट्रीट मांग रही थी। मैंने उसे एक वॉइस नोट भेजा और कहा कि अगर वो इतनी ही मददगार है तो आज की मीटिंग में मेरी तरफ से मेरी अटेंडेंस भी वही लगा दे। उसने मुझे समझाया कि मुझे शिंगली के करीब जाने का ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं नहीं आऊंगा। उधर रीडिंग रूम में ग्रुप के बाकी लोग पहुंच चुके थे। शिंगली वहां पहले से मौजूद थी और आज वो रोज से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लड़के उसे देखकर हैरान थे और कह रहे थे कि अगर वो लड़के होते तो पक्का शिंगली को ही पसंद करते। शिंगली भी किसी का इंतजार कर रही थी और काफी खुश लग रही थी। तभी लू शाओ भागती हुई वहां आई और उसने लेट होने के लिए माफी मांगी। शिंगली ने तुरंत पूछा कि क्या मैं उसके साथ नहीं आया। लू शाओ ने बताया कि मैं किसी काम में फंसा हूँ और मेरी अटेंडेंस वो खुद लगा देगी। ये सुनते ही शिंगली के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने सख्ती से कहा कि उसके ग्रुप में कोई किसी और की अटेंडेंस नहीं लगा सकता। जिसे नंबर चाहिए उसे खुद आना होगा। लू शाओ को यह नियम बहुत अजीब और सख्त लगा, लेकिन शिंगली ने उसकी एक न सुनी और अपने फोन में कुछ करने लगी। इधर मैं अपने बिस्तर पर दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था। तभी ग्रुप चैट में शिंगली का एक और मैसेज आया। उसने मुझे टैग करते हुए लिखा था कि जो भी मेंबर खुद आकर काम नहीं करेगा उसे 0 नंबर मिलेंगे। मैं समझ गया कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं ग्रुप ही छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर मैं इस कोर्स में फेल हो गया तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा। मजबूर होकर मैंने जाने का फैसला किया और अपना बचा हुआ काम समेटने लगा। दोपहर हो चुकी थी। प्रोजेक्ट का काम खत्म करके सब लोग वहां से जा रहे थे। लू शाओ ने भी अपना बैग उठाया और शिंगली से पूछा कि क्या वो नहीं जा रही। शिंगली ने कहा कि उसे कुछ और काम निपटाना है। लू शाओ के जाते ही स्टूडेंट काउंसिल के कुछ लड़कों ने शिंगली को अकेला देखा और उसे घेर कर खड़े हो गए। ठीक उसी वक्त मैं धीरे धीरे चलता हुआ रीडिंग रूम पहुंचा। मुझे लगा था कि अब तक सब जा चुके होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा मैंने देखा कि शिंगली लड़कों से घिरी हुई है। मुझे देखते ही उन लड़कों की हंसी गायब हो गई। वो आपस में मेरी बुराई करने लगे। उन्हें लगा कि मैं यहाँ शिंगली का पीछा करते हुए आया हूँ और अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। वहीं पास बैठी हान यिंग नाम की एक लड़की ने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो अपनी दोस्तों से कहने लगी कि मैं शिंगली को भाव ना देकर दरअसल गू श्याओ का ध्यान अपनी तरफ खींचने का खेल खेल रहा हूँ। उसकी बातों से साफ था कि वो मुझे बहुत चालाक समझ रही थी। इन सब की बकवास सुनकर मुझे चिढ़ होने लगी। मैंने पीछे मुड़कर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी शिंगली ने जोर से मेरा नाम पुकारा। मेरे कदम वहीं रुक गए। उसके बुलाने का तरीका ऐसा था जैसे कोई अपने पालतू कुत्ते को बुला रहा हो। वहां खड़े सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही रोंग शुएर नाम की एक लड़की हंसते हुए मेरे पास आ गई। वो नशे में धुत लग रही थी। इससे पहले कि मैं पीछे हट पाता उसने अचानक मेरे कीमती कपड़ों पर उल्टी कर दी। मैं सदमे में खड़ा रह गया। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अब उसे काफी हल्का महसूस हो रहा है और उसने मेरे कपड़े गंदे करने के लिए माफी भी मांगी। शिंगली ये सब देखकर मेरे पास आई। रोंग शुएर ने कहा कि वो मेरे इस महंगे जैकेट के पैसे दे देगी, लेकिन मैंने उसे बहुत ही ठंडी और गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा कि जो चीज गंदी हो जाती है मैं उसे दोबारा नहीं पहनता। मैंने तुरंत अपना जैकेट उतारा, उसे वहीं जमीन पर फेंका और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। मेरे जाने के बाद शिंगली ने नीचे झुककर उस गंदे जैकेट को उठा लिया। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोंग शुएर को समझ नहीं आ रहा था कि शिंगली को क्या हुआ। तभी शिंगली ने झटके से रोंग शुएर का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वॉशरूम की तरफ ले गई। उसने वॉशरूम का नल पूरी ताकत से खोल दिया और रोंग शुएर का सिर उस बर्फीले ठंडे पानी में डुबो दिया। वो गुस्से में कह रही थी कि अब वो उसका सारा नशा उतार देगी। बाहर बैठे सभी लोग ये तमाशा देखकर सन्न रह गए थे। इसी बीच लाइब्रेरी के कोने में कुछ लड़कियां अपने फोन में बिजी थी। वो एक वॉलीबॉल मैच का वीडियो देख रही थी जिसमें मैं और गू श्याओ साथ थे। उन्हें वो वीडियो बहुत रोमांटिक लग रहा
था। वो बात कर रही थी कि कैसे गू शियाओ जिम में बॉक्सिंग कर रही थी और मैं उसे देखने गया था। वो तो यहाँ तक कह रही थी कि ये सब किसी प्लान का हिस्सा लगता है। तभी हुओ शाउटिंग नाम का एक लड़का वहां से गुजरा। उसने इन लड़कियों की बातें सुन ली। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि गू शियाओ मेरे करीब जाने की कोशिश कर रही है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटे। लड़कियों का एक समूह परिसर में आपस में बात कर रहा था। तभी वहां हुओ शाउटिंग अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए थोड़ी घबराहट के साथ सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, उसने जानबूझकर अपना पैर मोड़ा और लड़खड़ाते हुए सीधा एक लड़की गू शुयाओ के ऊपर गिरने का नाटक किया। शुयाओ ने फुर्ती दिखाते हुए समय रहते खुद को पीछे खींच लिया, लेकिन फिर भी हुओ शाउटिंग के हाथ से छलक कर कोल्ड ड्रिंक की काफी सारी बूंदें शुयाओ के कीमती बैग पर गिर गईं। हुओ शाउटिंग आधा जमीन पर गिर पड़ा और अपनी नजरें ऊपर उठाकर गू शुयाओ की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो, उसने कहा। सोंग अनन पहले तो उसे डांटने वाली थी कि वो देखकर क्यों नहीं चलता, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर उसे दया आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे पीड़ित वो नहीं बल्कि ये लड़का है। लेकिन जिया यूनशु ने एक ही नजर में माजरा समझ लिया कि ये सब महज एक नाटक है। हुओ शाउटिंग ने जमीन पर बैठे बैठे कहा, माफ करना, ये मेरी गलती है, अपना बैग मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से साफ करके लौटा दूंगा। लेकिन गू शुयाओ, जो आमतौर पर शांत रहती थी, आज उसके चेहरे पर बर्फ से भी ज्यादा ठंडे भाव थे। उसने बैग से अपनी किताब निकाली और उस महंगे बैग को सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर बिना हुओ शाउटिंग की तरफ एक नजर डाले वो वहां से मुड़कर चली गई। हुओ शाउटिंग वहीं जमीन पर बैठा शर्मिंदगी और अपमान महसूस कर रहा था। सोंग अनन समझ गई कि गू शुयाओ को गुस्सा आ गया है, इसलिए वो भागते हुए उसके पीछे गई और उसे चुयाओ दीदी कहकर बुलाने लगी। तभी शुयाओ ने मुड़कर वो किताब उसकी ओर फेंकी, जिससे अनन बाल बाल बची। शुयाओ ने गुस्से में कहा, चुप रहो, तुम मेरा नाम ऐसे क्यों बुला रही हो, मुझे इस नाम से नफरत है। हुओ शाउटिंग जो पीछे से ये सब सुन रहा था, उसने गुस्से में अपने हाथ का खाली कप जोर से भींच लिया। सोंग अनन को समझ नहीं आया और उसने पूछा कि वो उसे शुयाओ दीदी क्यों ना बुलाए। फिर उसे अचानक कुछ याद आया, अरे हाँ, पिछली बार जब विद्यालय के सबसे लोकप्रिय छात्र ने तुम्हें खेल के मैदान में इसी नाम से बुलाया था, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसने तो तुम्हारा कितना ध्यान भी रखा था। ये सुनकर गू शुयाओ के ठंडे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि जब कोई और बुलाता है तो उसे घिन आती है, लेकिन जब वो बुलाता है तो उसे अच्छा लगता है। हुओ शाउटिंग को ये देखकर और भी ज्यादा जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर वो लड़का हर जगह उससे आगे कैसे निकल जाता है, यहाँ तक कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो भी उसी के पीछे पागल है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। कुछ देर बाद खेल के मैदान में जिया यूनशु ने अचानक अपना खेल रोका और पुस्तकालय की ओर इशारा करते हुए कहा, रुको शुयाओ, देखो, क्या वो बो जिंगयान नहीं है। गू शुयाओ ने मुड़कर देखा तो पुस्तकालय से बाहर आता हुआ मेरा अक्स उसे दिखाई दिया। हाँ, वो मैं ही था, बो जिंगयान। मुझे देखते ही वो खुशी से मेरी तरफ दौड़ पड़ी और जोर से आवाज लगाने लगी, बो जिंगयान, तुमने मेरे संदेशों का उत्तर क्यों नहीं दिया? अच्छा, तो तुम पुस्तकालय में पढ़ रहे थे। सोंग अनन और जिया यूनशु मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी, लेकिन मैं, जो इस कहानी का मुख्य पात्र हूँ, मैंने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया, जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। मैं बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। सोंग अनन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। गू शुयाओ ने अपनी आवाज और तेज करते हुए मुझे फिर से पुकारा, लेकिन इस बार रुकने के बजाय मैंने अपने कदम और तेज कर दिए और वहां से लगभग भागते हुए निकल गया, जैसे मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर भाग रहा था। ये देखकर गू शुयाओ की आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं स्तब्ध रह गई। सोंग अनन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे सांत्वना दे, इसलिए उसने बस इतना कहा, शुयाओ, मुझे लगता है कि बो जिंगयान आपसे बात नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका इस्तेमाल कर रहा है? मैंने विद्यालय के फोरम पर देखा था कि बो जिंगयान 1 लाख के दांव के लिए वेन जिंगली के पीछे पड़ा है और ये खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। जिया यूनशु ने भी अपना फोन निकालकर एक नई पोस्ट दिखाई, जिसमें लिखा था कि मैंने और वेन जिंगली ने एक ही विषय चुना है और एक दूसरे को उपहार भी दिए हैं। अनअन ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि मैं गू शुयाओ का इस्तेमाल सिर्फ वेन जिंगली को जलाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं उसके करीब जा सकूं। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, गू शुयाओ ने उसे मौत की नजरों से घूरा और कहा, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके उससे फुटबॉल खेलूंगी। अन तुरंत डर के मारे चुप हो गई और उसने अपने मुंह पर जिप लगाने का इशारा किया। अपने छात्रावास के कमरे में बैठकर मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस अजीब घटना के बाद से मेरे अंदर घर वापस जाने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई थी, लेकिन लाख सोचने के बाद भी मुझे कोई सही बहाना नहीं मिल रहा था। मेरे परिवार में सबसे ज्यादा प्यार मुझे मेरे दादा दादी करते हैं, लेकिन पिछले महीने ही मेरी वजह से दादाजी बीमार पड़ गए और अब बर्लिन के एक अस्पताल में आराम कर रहे हैं। दादी उनके साथ हैं, इसलिए मैं उन्हें परेशान करके उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर मेरी बड़ी बहन है, लेकिन मैंने बहुत पहले ही उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। जब मैंने बेशरम होकर उसे अनब्लॉक किया तो देखा कि उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया है। वृश्चिक राशि की मेरी बहन बहुत पुरानी दुश्मनी याद रखती है और जहां तक मेरे पिता की बात है, मैं उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। इन्हीं सब ख्यालों में खोए रहने के कारण ही जब गू शुयाओ ने मुझे आवाज दी थी तो मैंने सच में नहीं सुना था। तभी मेरे फोन पर एक कॉल आई। ये मेरी मौसी फैंग यू थी, जो अभी अभी विदेश से अपना प्रशिक्षण पूरा करके लौटी थी। उनका नाम देखते ही मुझे जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण मिल गई। मैंने तुरंत फोन उठाया और उत्साह से कहा, मौसी, आप आखिरकार वापस आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हवाई अड्डे पर खड़ी मेरी मौसी मेरी इस खुशी से थोड़ी हैरान थी। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, मैं तो बस 3 महीने के लिए बाहर गई थी। तुम जैसे स्वार्थी लड़के को अचानक मेरी याद कैसे आ गई? सच सच बताओ, क्या तुम्हें विद्यालय की उस सबसे खूबसूरत लड़की को पटाने में मेरी मदद चाहिए या फिर कोई और मुसीबत आ पड़ी है? मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना किया। मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ गई, जब मैंने वेन जिंगली और हुओ शाउटिंग की मदद की थी और उसी की
वजह से मेरी मौसी की प्रतिष्ठा और करियर दोनों बुरी तरह बर्बाद हो गए थे। उस समय वो बहुत गहरे सदमे में चली गई थी। अब जब मुझे ये दूसरा मौका मिला है और मौसी की खुश मिजाज आवाज सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, नहीं मौसी, क्या विद्यालय में मुझे कोई परेशान कर सकता है? बस मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और मुझे घर वापस जाना है। मौसी थोड़ा हैरान हुई। क्या तुम्हारी परिवार वालों से लड़ाई नहीं हुई थी? मैंने भारी मन से कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। मौसी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्हें पता था कि वो परिवार मुझे कितना प्यार करता है। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेंगी, लेकिन अभी उनके पास कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, इसलिए वो तुरंत मेरे पास नहीं आ सकती। तब तक के लिए उन्होंने कहा कि वो मुझे अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त के घर रहने के लिए भेज रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो दोस्त कौन है, लेकिन मैं अपनी मौसी पर पूरा भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सवाल किए हाँ कर दी। इधर मेरे छात्रावास में जैसे ही मेरे दोस्तों चू नांजो और चेन मुबाई को पता चला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद मैं उनसे किसी बात पर नाराज हूँ, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मैं सिर्फ अपने एक दोस्त के बुलावे पर कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने जा रहा हूँ और मैं विद्यालय नहीं छोड़ रहा। अपना सारा सामान पैक करके मैं बाहर निकला। बाहर एक बेहद आलीशान कार मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कार में बैठा और हमने सफर शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मुझे कुछ अजीब लगने लगा। कार शहर के सबसे महंगे और आलीशान इलाके वानलियू की तरफ जा रही थी। जब कार एक बहुत बड़ी झील के पास स्थित विशाल बंगलों के सामने रुकी तो मेरे होश उड़ गए। ये तो गू शुयाओ का घर था। मुझे अब समझ में आया कि मेरी मौसी का वो भरोसेमंद दोस्त कोई और नहीं बल्कि गू परिवार। कुछ नौकर तुरंत मेरा सामान निकालने के लिए आगे आए। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला मैंने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत और शालीन महिला खड़ी थी। वो सफेद चीपाओ पहने हुए थी। वो कोई और नहीं, गू शुयाओ की माँ बाई झीरवो थी, जो मेरी स्वर्गीय माँ की सबसे अच्छी सहेली भी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और दौड़कर मुझे गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, तुम आखिरकार आ ही गए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। वो रोते हुए बोली। मैं थोड़ा झिझक रहा था। मैंने उनसे माफी मांगते हुए कहा, आंटी मुझे माफ कर दीजिए। मौसी ने मुझे बताया नहीं था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कोई उपहार नहीं ला सका। आंटी ने अपने आंसू पोंछे और प्यार से मुझे देखते हुए कहा, अरे पगले, तुम्हें अपने घर आने के लिए उपहार की क्या जरूरत है? अगर बचपन में शुयाओ ने वो जिद ना की होती तो आज तुम मेरे धर्मपुत्र होते। उनकी बात सुनकर मुझे तुरंत अपनी 5वीं सालगिरह की याद आ गई। उस दिन आंटी मुझे अपना धर्मपुत्र बनाना चाहती थी और दोनों परिवार भी मान गए थे, लेकिन तभी गू शुयाओ ने जोर जोर से रोना और विरोध करना शुरू कर दिया था। आंटी को लगा था कि वो मुझे बांटना नहीं चाहती, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि शुयाओ मुझे सिर्फ अपना भाई नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि उसके मन में मेरे लिए कुछ और ही था। ये सब याद करके मैं मुस्कुरा दिया। आंटी ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और कहा कि वो मुझे मेरा कमरा दिखाएंगी। मैंने कहा कि मुझे इस घर का कोना कोना पता है, लेकिन आंटी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, इस बार सब कुछ अलग है। उनकी इस बात ने मेरे मन में सवालों का एक सैलाब खड़ा कर दिया और मैं इसी सोच में डूबा हुआ उनके पीछे पीछे उस विशाल विला के अंदर चला।